नमस्कार ओमकार जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद याद करने के लिए और आपके सभी दर्शकों को मेरा भी नमस्कार। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को ब्रह्मांड का सबसे ईमानदार व्यक्ति कहते हैं या समझते हैं समझ लीजिए, अब किसी न किसी घोटाले में फँसते हुए दिख रहे हैं। अभी तक तो दारू घोटाला चर्चा में था, लेकिन 23 दिसंबर को दवा घोटाला भी सामने आया है विजिलेंस की रिपोर्ट के बाद और कई मामले हैं। आपसे सर मैं एक ओपनिंग नोट लेना चाहूँगी। देखिए कोई अपने आप को ब्रह्मांड का माने या तीनों लोकों का माने, उनके मानने से तो कुछ होता जाता नहीं है। जी, जिस तरह की राजनीति ये करने के लिए आए थे, जिस तरह के सब कुछ बदलने के लिए आए थे, ये तो उनसे भी ज़्यादा नंगे दिखाई दिए जो ऑलरेडी पहले भ्रष्टाचार कर चुके हैं। जी, और जितने केवल 1 या 2 मामलों की बात नहीं है, गड़बड़ी की या भ्रष्टाचार की या घोटालों की बात नहीं है, एक लंबी फ़हरिस्त है। एक बहुत ही लंबी सूची है और जी, जो सतर्कता विभाग है, जो सीबीआई है, जो ईडी है और कई डिपार्टमेंट अब उसकी जाँच-पड़ताल कर रहे हैं। इनकी मुश्किलें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, अभी तो एक्चुअल में क्या है कि चर्चा में केवल और केवल शराब घोटाला है। जी, जबकि जो स्कूल कॉलेजेस में इन्होंने रूम के नाम पर जो घोटाले किए हैं, एक-एक रूम जो है वो 30-30, 32-32 लाख रुपए में बनाने की बात इन्होंने कही है। जबकि जो कस्बे हैं जो गाँव हैं वहाँ 30-32 लाख में तो पूरा घर बन जाता है। जी, तो एक-एक कमरा आप 32 लाख का, और उसमें भी कई घोटाले हुए हैं कि टॉयलेट को भी कमरों में गिन दिया गया। बहरहाल जी, वो सब चीज़ें एडवर्टाइज़मेंट का है, बस खरीद में घोटाला है, बहुत सारे मसले, अब दवा खरीद में भी घपले की बात आ गई है। तो ये सारी चीज़ें, वो तो हालात ये हैं कि जिस भी डिपार्टमेंट में आप झाँकेंगे, वहाँ आपको अरविंद केजरीवाल सरकार के घोटाले और भ्रष्टाचार दिखाई देंगे, क्योंकि अगर किसी की नीयत ही घोटालों की है, भ्रष्टाचार की है, तो वो किसी भी डिपार्टमेंट को नहीं छोड़ेगा। जी, जहाँ भी टेंडरिंग होती है, जहाँ भी निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं किन्हीं मामलों को लेकर के, वहाँ पर इन्होंने गड़बड़ घोटाला किया ही है। तो अब एजेंसियाँ जाँच कर रही हैं और इनको बुलाया जा रहा है। इनको कहा जा रहा है कि आइए आप जवाब दीजिए। तमाम तरह के एलिगेशन आपके ऊपर हैं, आरोप हैं, हमारे पास प्रश्न हैं, दस्तावेज हैं, गवाहियाँ हैं, मनी ट्रेल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आकर के या तो इनकी पुष्टि करिए या खंडन करिए, फिर हम आपके सामने अगले दस्तावेज रखेंगे। तो अगर आप खंडन कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं कि नहीं ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो हम फिर आगे बताएँगे आपको पूरी कथा कहानी के ये सब हुआ कैसे है और कौन-कौन इन्वॉल्व है, किस तरह से उनके साथ आपके तार जुड़े हुए हैं, किस तरीके से आपने उनसे लाभ लिए हैं। तो इन सब चीज़ों से ये भाग थोड़ा सकते हैं। अब ये कहते रहे अपने आप को कट्टर ईमानदार, लेकिन हालात क्या हैं? इनके बहुत सारे एमएलए अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं अलग-अलग आरोपों में। जी, इनके करीबी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, वो जेल में पड़े हुए हैं। जी, इनके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो राज्यसभा के सदस्य हैं संजय सिंह, वो जेल में पड़े हुए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के एक पुराने केस में 15-16 के एक पुराने केस में जिसमें कलकत्ता की फर्म से जो है एक पैक्ट करके सत्येंद्र जैन ने कुछ हवाला के ज़रिए यहाँ मनी कलेक्ट की थी दिल्ली में और जी। ज़मीनें खरीदी थी। उस मामले में वो जेल में, तो अंतरिम ज़मानत पर हेल्थ के ग्राउंड पे बाहर हैं। लेकिन किस का को ये डिनाई करेंगे, किस-किस से इनकार करेंगे? हकीकत ये है कि सारे मामलों को देख कर के, इतनी सारी जाँच-पड़ताल को लेकर के ऐसा लगता है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है ये। सर एक डेवलपमेंट और हुआ है, आप ज़रूर उसको भी समझ रहे होंगे। आपको मैं एक छोटा-सा क्लिपिंग दिखाती हूँ। आज लोग दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में या मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करा रहे हैं,
अगर वो जीवित हैं तो उन्हें प्रभु श्री राम का या अपने इष्ट देव का आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि इस सरकार ने तो उन्हें मारने का पूरा प्रबंध कर दिया है। तो ये जो दवा घोटाला है, ये नकली दवाइयों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि केजरीवाल अपनी सेहत का बहुत ध्यान रख रहे हैं। अब आप देखिए मेडिटेशन सेंटर पे गए हुए हैं, लेकिन दिल्ली की जनता का इन्हें ज़रा भी ध्यान नहीं है। क्या कहते हैं सर? नहीं, ये इसलिए मामला और भी ज़्यादा गंभीर हो जाता है कि ये जी, वो लोग हैं, ये वो ठग हैं, जो ये कहते थे कि हमने विश्व स्तरीय मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। हमने अस्पतालों में इलाज जो है वो फ्री करने की व्यवस्था कर दी है और तमाम तरह के दावे इनके रहे हैं। जी, हकीकत क्या है? मनीष सिसोदिया की मिसेज़ का कहीं कोई उपचार होता है तो वो पता लगा कि मैक्स में हो रहा है या अपोलो में जी, हो रहा है या किसी नामी-गिरामी अस्पताल में हो रहा है। सत्येंद्र जैन भी अगर कहीं भर्ती कराए जाते हैं जेल से बाहर निकलने के बाद तो वो भी नामी-गिरामी कोई अस्पताल है, वो दिल्ली के अस्पतालों में क्यों नहीं इलाज करवाते? या मनीष सिसोदिया ही खुद अपने चेकअप और दूसरे उपचार के लिए बहुत ही महँगे किस्म के अस्पतालों में भर्ती होते थे। खुद अरविंद केजरीवाल के जो चेकअप होते हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं, वो भी दिल्ली के अस्पतालों में नहीं होती है। तो ये एक्चुअल में क्या है कि लोगों की आँखों में धूल झोंकते आए हैं और जो ये नकली दवाओं का कारोबार, सप्लाई और खरीद-फरोख्त का मामला सामने आया है, अभी तो इसका डिटेल आना ज़रा बाकी है और एलजी ने शनिवार को ही इस मामले की सीबीआई जाँच के आदेश दिए हैं। तो अभी चीज़ें खुल कर के सामने आएँगी कि किस-किस का इन्वॉल्वमेंट था इस पूरे मामले में और किस तरीके से सीएमओ के तार भी इससे कहीं न कहीं जुड़े हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद से चालाक बनते होंगे कि मेरे पास तो कोई डिपार्टमेंट नहीं है, मेरे तो किसी फाइल पर साइन नहीं है, मैं तो कोई डिसीजन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एज़ ए चीफ मिनिस्टर, एज़ सरकार के मुखिया, आप अपनी ज़िम्मेदारी और जवाबदेही से बच नहीं सकते हैं। कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है, कुछ भी होता है, किसी भी डिपार्टमेंट में होता है, कोई भी मंत्री करे, वो बिना आपके निर्देश के, बिना आपके इशारे के नहीं करता है। और ख़ास तौर से अरविंद केजरीवाल जैसा चीफ मिनिस्टर, जो अपने ही सहयोगियों को पीछे से लात मार कर के बाहर निकाल चुका है कि वो मेरे से बड़े नेता ना बन जाए, वो तो उसकी तो मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता सरकार में। तो ये अल्टीमेटली बहुत बुरी तरीके से फँसेंगे और आगे जब आप बात करेंगी तो बताएँगे कि किस तरीके से अब इनका जो पॉलिटिकल करियर है, वो बिल्कुल समापन की दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने बहुत सही कहा। ईडी का नोटिस जो है बार-बार आ रहा है। इस समय तीसरा नोटिस इनको मिल चुका है। लगातार ये उसको इग्नोर कर रहे हैं। आपको मैं इनका 2012 का एक ट्वीट दिखाना चाहूँगी, जिसमें ये कह रहे हैं कि मेरा सर शर्म से झुक जाता है, जब लोग ईडी और सीबीआई के सामने नहीं जाते हैं, कई बार सम्मान मिलने के बावजूद। अब अब ये अपनी बात कही हुई भूल गए हैं, जो इन्होंने कहा था और इस पे देखिए डेट भी पे पड़ा हुआ है, 24 नवंबर 2012। अब जब ये इग्नोर कर रहे हैं तो क्या सोच के और क्या इनका माइंडसेट है? क्या कहते हैं सर? क्या नहीं, तस्वीर इन्होंने देख रहे हैं आप इनकी? ये कोई नई बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल का कुल मिला के कैरेक्टर और उसका जब आप आकलन करेंगे, हुँ, तो हुँ। आपको अंतर्विरोधों में जी रहा एक व्यक्ति ही मिलेगा। इन्होंने जी, तो ये भी कहा था कि मैं अपने बच्चों के सिर की कसम खाता हूँ, ना कांग्रेस से कभी समर्थन लूँगा, ना कांग्रेस को कभी समर्थन दूँगा। जब जी। इनकी 28 सीटें आई थी, हुँ, तो हुँ। ये कांग्रेस से ही समर्थन लेकर के चीफ मिनिस्टर बने थे। इन्होंने जी, तो ये भी कहा था कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा। उन्होंने तो ये भी कहा था कि हम इतना वेतन नहीं लेंगे जितना ये बाकी के राज्यों के विधायक या मंत्री लेते हैं। इन्होंने तो ये भी कहा था कि हम कोई महँगी गाड़ी गाड़ी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे,
बड़े बड़े बंगलों में नहीं रहेंगे, इनकी जरूरत क्या है, हम तो साधारण जैसे फ्लैट में रहते हैं वैसे में ही रहेंगे। अब 54 करोड़ का शीश महल क्यों बना लिया? इनके काफिले में क्यों दुनिया भर की गाड़ियां चलती हैं, प्रोटेक्शन क्यों इनको सिक्योरिटी का मिला हुआ है? क्यों दिल्ली के विधायकों और मंत्रियों के जो वेतन हैं वो बाकी राज्यों के मुकाबले कहीं ज्यादा हैं? क्यों हर तरह की सुविधाएं लेते हैं ये? तो इतने बड़े झूठे आदमी हैं, इन कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। इनका कैरेक्टर जो है वो लोगों के सामने आ चुका है। अभी आप ही ने दिखा दिया कि 2012 का एक ट्वीट इन्हीं का, जिसमें कहा कि साहब बार बार जो है वो ईडी या सीबीआई के नोटिस आते हैं, समन आते हैं और लोग उनको अवॉइड करते हैं। आप क्या कर रहे हो? 2 नवंबर को जब आपको पेश होने के लिए समन जारी किया ईडी ने शराब घोटाले में, तो आपने कह दिया कि 5 राज्यों में चुनाव हैं, मेरे तो कैंडिडेट खड़े हुए हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, मुझे तो उनको जिताना है। और मोदी जी जो हैं इसलिए ईडी को मेरे पीछे लगाए हुए हैं कि हम लोग उनके लिए खतरा बन गए, उनकी पार्टी के लिए खतरा बन गए। क्या हुआ? नतीजे जब आए, क्या हुआ? 205 कैंडिडेट खड़े किए, जिनमें से 202 की जमानत जब्त हो गई, केवल 3 की बची है। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों घबराएगी भाई आपसे? भारतीय जनता पार्टी को आपने कहाँ रिप्लेस किया है? नगर निगम को छोड़ दीजिए, दिल्ली में, पंजाब में भी आपने कांग्रेस को रिप्लेस किया है, दिल्ली में भी आपने कांग्रेस को रिप्लेस किया है। जहां जहां अरविंद केजरीवाल की पार्टी का भारतीय जनता पार्टी से आमना सामना हुआ है, वहां तो भारतीय जनता पार्टी ने इनमें घुस भर दिया है। हर जगह का आप देख लीजिए, अलग अलग राज्यों में। गुजरात में क्या करने के लिए गए थे, क्या हुआ इनका? तो बड़बोले हैं, बेकार की एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं। चूंकि मीडिया का साथ मिला हुआ है, मीडिया को मैनेज किया हुआ है इन्होंने, तो जो चाहते हैं वो मीडिया में प्रचारित प्रसारित हो जाता है। जहां तक ये ईडी के नोटिस का सवाल है, तो सब जानते हैं कि शराब घोटाले में इनके 2 साथी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ऑलरेडी जेल में है। गंभीर किस्म के एलिगेशन है। दक्षिण की एक दारू की कंपनी से इन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपया पकड़ा है रिश्वत के तौर पर, जिसमें जो तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, उनकी बेटी के कविता भी इन्वॉल्व है और उनसे भी पूछताछ की जा चुकी है। और सीबीआई तो 9.5 घंटे की एक बार की पूछताछ अरविंद केजरीवाल से भी कर चुकी है। अब पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी ने इनको तलब किया है। जी, सीबीआई तो इंट्रोगेट कर चुकी 9.5 घंटे। अब जी, ईडी ने इनको कहा कि आइए, हमारे पास बहुत कठिन प्रश्न है, इनके उत्तर दीजिए। अब ये भाग रहे हैं, और भाग भी किस वाहियात तरीके से रहे हैं। और कितने अंतर विरोधों में जीते हैं, जो मैंने शुरू में कहा था। एक तरफ तो ये दिल्ली में सर्वे करा रहे हैं अपनी टीमें भेजवा करके जी, कि साहब अरविंद केजरीवाल को अगर गिरफ्तार कर ले मोदी सरकार, तो क्या उनको जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए या त्याग पत्र दे देना चाहिए? फिर प्रचारित करवा रहे हैं कि सबने ये कहा है कि नहीं नहीं, उन्हें मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए। कितने बेहया, कितने बेशर्म, बेगैरत लोग हैं। आज तक हिंदुस्तान में क्या कभी हुआ है कि किसी चीफ मिनिस्टर को किसी भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया हो और वो जेल में रहते हुए चीफ मिनिस्टर बना रहा हो? मतलब आप जेल में रहते हुए दिल्ली सरकार चलाएंगे। और आप किस तरह की बातें कह करके राजनीति में आए थे, किस तरह के बदलाव, यही बदलाव करना चाहते थे, यही आप उदाहरण मतलब सेट करना चाहते थे कि जी जी, चाहे जो हो जाए, चाहे जितने गंभीर आरोप लग जाए, चाहे हमें कोई भी एजेंसी गिरफ्तार कर ले, हम तो बेशर्मी के साथ पद पर बने रहेंगे, हम तो पद छोड़ेंगे नहीं, कुर्सी से चिपके रहेंगे। कुर्सी बहुत महत्वपूर्ण है, नैतिकता कोई मायने नहीं रखती, ईमानदारी कोई मायने नहीं रखती, और आने वाली पीढ़ी के लिए कोई अच्छा उदाहरण हम सेट करें, ये भी कोई मायने नहीं रखता। तो ये सब चीजें चलेंगी नहीं। जहां तक ईडी के की कार्रवाई प्रक्रिया प्रणाली का सवाल है, उसके अपने तय प्रक्रिया है, वो चल रही है। पहले नोटिस पर ये इन्होंने बहाना बनाया, दूसरे नोटिस पर ये विपස්සना के लिए निकल लिए, अब 3 जनवरी के लिए तीसरा नोटिस इनको इशू हुआ है।
देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल वो चीज़ है, इसको जैसे वो हम जब प्राइमरी पाठशाला में पढ़ते थे, तो हमारे हेडमास्टर देखते थे कि कौन बच्चे जो हैं, वो नालायक जी, हैं और बंक मार रहे हैं, ना स्कूल में आ रहे हैं, ना क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। तो 4 हट्टे-कट्टे बच्चों को चुनते थे वो और कहते थे कि उठा लाओ, जहाँ मिल जाए उसको उठा लाओ। 2 जी, आगे के हाथ पकड़ते थे, 2 टाँग पकड़ते थे और उसको घसीट करके लाते थे और ला करके पटक देते थे। और जो जी, हेडमास्टर थे फिर वो शहतूत की एक लंबी-सी पहनी एक वो रखते थे और फिर उसकी सुताई करते थे वहाँ पर। फिर जी, मुर्गा बनाते थे धूप में उसको। तो ये उसी श्रेणी का बंदा है। जी, इसको तो ईडी को शीश महल से घसीट करके लाना पड़ेगा, वरना ये ऐसे जो है सीधे-सीधे नहीं आएगा। और ईडी को अल्टीमेटली ये करना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूँ, जी, इनको जी। शीश महल से घटी घसीट कर लाए और हुँ, हुँ। गिरफ्तार करे। उसके बाद फिर अदालत में पेश करके अपना रिमांड पे ले और रिमांड पर लेकर के फिर इनसे पूछताछ करे। जी, जी। आपने सर परसेप्शन की बात की है, तो ये परसेप्शन का खेल ही खेल रहे हैं शायद क्योंकि आज मैं एक ट्वीट देख रही थी इन्हीं के नेता का, तो ये देखिए 3:30 बजे का ट्वीट है। अ, अब इसका जवाब पहले से ही अरविंद केजरीवाल देकर गए थे 20 तारीख को। मैं वो भी आपको दिखाती हूँ, उसमें 20 तारीख पड़ी हुई, लेट इवनिंग में उन्होंने ईडी को ये जवाब दिया था। तो ये परसेप्शन का ही तो खेल है कि इनके नेता कुछ और कह रहे हैं कि वो तो गए हुए हैं और जो ईडी है नोटिस बाद में दे रहे हैं, ब्ला-ब्ला। ये किस तरीके का परसेप्शन हुआ इनका? कोई परसेप्शन नहीं है, पूरी तरीके से एक्सपोज़ हो गए हैं क्योंकि हुँ, आज आम आदमी पार्टी की तरफ से ये ट्वीट किया गया कि साहब और सौरभ भारद्वाज ने एक बयान भी दिया मीडिया पर आकर जी, के शायद एएनआई को जी, एक बाइट दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि साहब क्या ईडी को ये पता नहीं है, क्या गवर्नमेंट को ये पता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जहाँ विपश्यना के लिए गए हैं, ना वहाँ टेलीविज़न है, ना वहाँ मोबाइल फ़ोन है, ना वहाँ समाचार पत्र आते हैं, फिर उन्हें जी, कैसे पता लगेगा कि उनको 3 जनवरी के लिए बुलाया गया है? और जब वो घर पे नहीं है तो फिर किसने रिसीव किया है? ईडी केवल जो है सुर्खियाँ बटोर रही है, परसेप्शन बना रही है उनके बारे में। इनको शर्म भी नहीं आती, मतलब ये इतने बड़े जी, झूठ बोलते हैं और इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह के बयान देते हैं। 2 नवंबर को जब ईडी ने नोटिस इश्यू किया था, तब अरविंद केजरीवाल क्या विपश्यना केंद्र में थे? वो जी, यहीं थे और नहीं गए थे वो इसके बाद भी। अभी 21 अगस्त के लिए जब 18 अगस्त को इनको हैंडओवर किया गया दूसरा नोटिस, दूसरा समन, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में ही थे। अगले दिन उन्होंने जो है इंडी अलायंस की बैठक में बाकायदा हिस्सा लिया है और उसके 2 दिन छोड़ कर के फिर 21 तारीख की सुबह वो विपश्यना के लिए निकल गए। किसको ये बेवकूफ़ बना रहे हैं और पब्लिक को क्या इतना नासमझ समझ रहे हैं कि जी, पब्लिक को पता नहीं है कि भई आप क्या बयान दे रहे हो और अभी मतलब डेढ़ 2 महीने के भीतर ही 2 नोटिस का आपने किया क्या है? जी, दूसरी बात ये है कि चीफ मिनिस्टर का जो रेज़िडेंस होता है, वहाँ चीफ मिनिस्टर का सचिवालय भी चलता है। यानी वहाँ पर उनका पूरा स्टाफ बैठता है, बड़े अधिकारी बैठते हैं। क्या अपनी घरवाली को भी साथ ले गए क्या विपश्यना के लिए? अपने बच्चों को भी ले गए, अपने माता-पिता को भी ले गए या अपने सारे स्टाफ को भी ले गए? वहाँ जो उनका एक रेज़िडेंस पर यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डीएम होते हैं, उनके घर में जी, भी एक पूरा कार्यालय चलता है, जहाँ पे स्टाफ बिल्कुल। बैठता है। जी, जी, तो चीफ मिनिस्टर तो बड़ी चीज़ होती है। तो इनके यहाँ क्या वहाँ रिसीव नहीं हुआ होगा ये जो समन है, तीसरा समन जो है? तो किसको आप बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? परसेप्शन ईडी को बनाने की ज़रूरत नहीं है, परसेप्शन आप बना रहे हैं और आप जो हैं वो बहाने पर बहाने बना रहे हैं। इसीलिए तो मैंने कहा है मनविंदर जी के तरीका वही है जो हमारे हेडमास्टर अपनाते थे कि 4 हट्टे-कट्टे बच्चों को भेजो, पैर और हाथ पकड़ कर के जो है खींच के घसीट के लाओ। तो जी, इसी तरीके से ये चाह रहे हैं कि ईडी जो है वो सीआरपीएफ को लेकर के पहुँचे और जी, सीआरएफ
सीआरपीएफ के जवान जो हैं इनको घसीटें, गाड़ी में धकेलें और गिरफ्तार करके लेकर के जाएँ। अब जिस तरीके से ये घोटालों में फँसते जा रहे हैं, तो ये जो अब इनके नोटिस वग़ैरह आ रहे हैं, ये क्या ये चाह रहे हैं कि 2024 के जो इलेक्शन है तब तक लटका के रखें, क्या ये पॉसिबल है? या क्या ये इनकी इंटेंशन इस तरीके की? ये एक्चुअल में जो अतीत की घटनाएँ हैं, चाहे जी, मनीष सिसोदिया की रही हो, संजय सिंह की रही हो, उससे पहले सत्येंद्र जैन वगैरह की रही हो, ये नाटक नौटंकी करते आए हैं। जी, मीडिया में इनका वर्चस्व है, यानी मीडिया को जो है इन्होंने मैनेज किया हुआ है। तरह-तरह के विज्ञापन वगैरह परोसते रहते हैं उनको और जैसे ये चाहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो लाइव होता है। ये जो रोड शो करते हैं, जैसे सरहद पर ये दूसरे देश को हरा करके आए हों, इस अंदाज में ये रोड शो करते हैं। वो जी, भी धारावाह धारा प्रवाह तरीके से प्रसारित होता है, सजीव प्रसारण होता है उसका। जी, तो ये ड्रामा करना चाहते हैं और ड्रामा जितना और लोकसभा चुनाव के करीब खिंच जाए, इनकी ख्वाहिश यही है, इनकी इच्छा यही है कि थोड़ा-सा लोकसभा चुनाव के और थोड़ा नज़दीक तब तक किसी तरीके से ये बहानेबाज़ी करके टालते रहें जाना। क्योंकि ये जानते हैं अच्छे तरीके से कि अब ईडी पूछताछ करेगी और ये जवाब दे नहीं पाएँगे। ईडी के पास बाकायदा एक प्ली होती है कि आप सहयोग कर नहीं रहे हैं, सही जानकारी दे नहीं रहे हैं, इसलिए हम आपको गिरफ्तार करते हैं और उसके बाद रिमांड पर लेकर के और उसके बाद फिर वही गति जो इनके पूर्ववर्तियों की हुई है, सीधे तिहाड़ की यात्रा। तो इनको जी। लगता है कि अभी 3 सीटों के लिए दिल्ली में राज्यसभा के कैंडिडेट इनको तय करने हैं। हुँ, हुँ। 5 साल पहले जब ये तय किए थे संजय सिंह और 2 धनपति, तो तब भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि भई कुमार विश्वास को क्यों नहीं आप राज्यसभा में भेज रहे? आशुतोष या आशीष खेतान, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण ऐसे बहुत सारे चेहरे थे, जो इनके करीबी सहयोगी थे और जिन्होंने आम आदमी पार्टी के उन्नयन में काफ़ी सक्रिय योगदान दिया था। उनको ना भेज करके 2 धनपतियों को आपने भेज दिया, उद्योगपतियों को भेज दिया। तो मतलब आपने काफ़ी पैसे बनाए हैं और उनको राज्यसभा में भेज दिया। तो एक तो अरविंद केजरीवाल चाहते हैं 27 तारीख को शायद वो चुनाव होने वाले हैं तो 27 जनवरी को शायद, तो उससे पहले ये जेल ना जाए, जेल यात्रा जी। इनकी शुरू ना हो जाए। फिर लोकसभा चुनाव के लिए भी इनको प्रत्याशी भी तय करने हैं और प्रत्याशी जो तय करते हैं, अब मायावती की तरह ज़ाहिर है, ये धनार्जन करते होंगे टिकट जिनको देते हैं, उनसे कुछ वसूली करते होंगे, तो हुँ, हुँ। वो भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं। फिर जाड़े अब इतने पड़ रहे हैं, अब तिहाड़ में, जेल में अ, वैसे गद्दे तो नहीं मिलेंगे जैसे शीश महल में मिले हुए हैं, तो ये भी एक इनको खतरा होगा कि वहाँ जाएँगे, तो जी, पता नहीं किन लाइफ़ हेल हो स्थितियों, जाएगी। परिस्थितियों में रहना पड़ेगा। तो जी, जी। कई तरह के खौफ में जी रहे हैं, कई तरह के विचार इनको परेशान कर रहे हैं। इसलिए ये टाइम बाइंग जिसको हम कहते हैं, वो जी, जी। अभी करने की एग्ज़ैक्ट कोशिश कर रहे हैं। इनकी सर जो आज की तारीख में आपने कहा कि इनको पकड़ के ले जाएँगे जेल में और सब चीज़ें, तो इनकी जो साख है, इनका जो कैरेक्टर है, इसको मतलब राजनीति से जोड़ कर के किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं आप? ये क्योंकि अब चुनाव आ रहे हैं। मैनिपुलेट करके यहाँ तक पहुँचे हैं। जी। हमारे देश की जनता जो है वो कई बार झांसों में आ जाती है, मीठी-मीठी बातों में आ जाती है, फ्री बीज का भी चक्कर एक होता है। हुँ, और हुँ। दूसरी बात ये है कि एक मेंटालिटी है आम लोगों की हुँ, कि हुँ। चलो इसको भी देख लेते हैं। कोई एक बार को ज़हर भी दे के ज़रा खा के देखना, तो हुँ। थोड़ा-सा तो उसको भी चख करके देख लेंगे कि जी। देखते हैं मरते हैं कि नहीं मरते हैं। तो हुँ, हुँ। दिल्ली में भी और पंजाब में भी यही हुआ है। आम आदमी पार्टी को जो चुना है लोगों ने और दिल्ली में चूँकि बिजली, पानी के इन्होंने खर्चे लोगों के आधे कर दिए, आधे से भी कम कर दिए और महिलाओं को बसों में फ्री यात्रा, इलाज वगैरह के नाम पर कुछ हुँ, रियायतें हुँ। दे दी। तो लोगों को लगता है कि
कोई खराबी नहीं है, चलो चुनते इन्हीं को मौका दो। लेकिन इसके कितने खतरनाक परिणाम हो सकते हैं ये लोगों ने देख लिया है, अब समझ भी लिया है। और जो अभी 4 राज्यों 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, इनमें से 3 राज्यों में जो उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए थे, वहाँ चुनाव प्रचार के लिए जब जाते थे, रोड शो के लिए जब जाते थे, भाषण देते थे, तो यही कहते थे लोगों से कि हमने दिल्ली और पंजाब में अच्छा काम किया हो तो वोट दे देना। तो वहाँ तो तीनों राज्यों में जमानत जब्त हो गई भाई। तो इसका मतलब ये है कि आपने ना दिल्ली में अच्छा काम किया, ना पंजाब में अच्छा काम किया। तो अब ऐसा लगता है कि लोगों का तेजी से मोहभंग हो रहा है, और लोगों के सामने जब किसी के कपड़े उतरते हैं, जब उसकी असलियत सामने आती है, तो फिर जितने तेज गति से वो किसी को सिर आंखों पर बैठाते हैं, उतनी ही तेजी से नीचे भी पटकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो भी छल प्रपंच रच लें, परसेप्शन बना लें, अब पब्लिक समझ गई है चीज़ों को, अब इनके अंत की शुरुआत हो चुकी है। अभी रिसेंट जो इंडिया अलायंस की बैठक हुई है, उसमें केजरीवाल ने ममता से मिल कर के, या यूँ कहिए कि ममता केजरीवाल से मिल कर के इन्होंने राहुल गांधी को ओवरलुक करा और खड़गे साहब को एज़ ए पीएम फेस के प्रपोज़ किया। हालाँकि बहुत दूर की कौड़ी है ये, ना पीएम ये होंगे। लेकिन इन्होंने जो नाटक किया, उसको आप किस तरीके से देखते हैं सर? ये नाटक नहीं है, ये बहुत गहरी चाल है एक्चुअल में। जी। देखिए ये हमें समझना पड़ेगा, हुँ, हुँ। चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे शरद पवार हो, केसीआर हो, जगन मोहन रेड्डी हो, ये सब कांग्रेस के गर्भ से निकले हैं जी, और कांग्रेस की ही कीमत पर आगे बढ़े हैं उन जी। राज्यों में। जहां-जहां ये आगे बढ़े हैं, वहां-वहां कांग्रेस नीचे गई है। हुँ, हुँ। और अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली में कांग्रेस को रिप्लेस करके मुख्यमंत्री बने हैं। इनसे पहले शीला दीक्षित 15 साल तक मुख्यमंत्री रही थी। इसी तरीके से पंजाब में भी कांग्रेस को ही रिप्लेस करके ये आगे बढ़े हैं। अब संयोग कह लीजिए, दुर्योग कह लीजिए, मजबूरी कह लीजिए कि सामने बब्बर शेर है नरेंद्र मोदी के तौर पर। इन सबको लगता है कि अगर सब इकट्ठा नहीं हुए तो ये एक-एक करके सबको खत्म कर देंगे, और जी, वो हो रहा है। तो इसलिए इकट्ठा होना, इकट्ठे रहना, इकट्ठे दिखना इनकी मजबूरी है। तो ये इकट्ठे दिखना चाहते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी ये बिल्कुल नहीं चाहते। अरविंद केजरीवाल तो ये नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी पंजाब की और दिल्ली की एक भी लोकसभा सीट पर अपना कैंडिडेट भी खड़ा करे। जी। ममता बनर्जी भी चाहती है कि पश्चिम बंगाल की तरफ तो कांग्रेस और वामपंथी देखे भी ना। हुँ, हुँ। मैं ही 42 की 42 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़ा करूं, और अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि पंजाब और दिल्ली की सभी 20 सीटों पर हमारे कैंडिडेट हो, कांग्रेस के ना हो। अब ये जो कुछ इन्होंने किया कि खरगे का नाम आगे कर दिया, क्यों किया? क्योंकि ये कांग्रेस के घर में आग लगाना चाहते हैं, जी, और एक दलित चेहरे के नाम पे मल्लिकार्जुन खरगे का नाम आगे करके जो राहुल गांधी की पिछड़े की राजनीति थी, उसको भी एक तरीके से ध्वस्त करना चाहते हैं। हुँ, हुँ। तो ये एक बहुत सोचा विचारा इनका गेम है दोनों का। हुँ, और हुँ। ममता बनर्जी कलकत्ता से उड़ी थी, दिल्ली लैंड की और सीधे अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंच गई। इसका जी, जी। मतलब पहले से ही दोनों में फोन पर बात हो चुकी थी कि बैठेंगे और रणनीति बनाएंगे और कांग्रेस को ठिकाने लगाने की कोशिश करेंगे। तो वो उन्होंने कर दिया काम। सीट शेयरिंग वाला जो मामला है, हमने देखा दिल्ली में पहले ही केजरीवाल रायता फैला चुके हैं। अब पंजाब और दिल्ली, यहाँ का क्या सीन देख रहे हैं आप शेयरिंग नहीं, में, नहीं, सीट कुछ शेयरिंग में? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के लिए, कांग्रेस अगर इस उम्मीद में है कि पंजाब में हम 2019 में 8 सीटें जीत करके लाए थे जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, और हमें इस बार भी 13 में से 8 सीटें लड़ने को मिल जाएंगी, तो कांग्रेस भूल जाए। इसी तरीके से 2014 और 2019 में भले ही आम आदमी पार्टी का दिल्ली में खाता ना खुला हो और 3 सीटों पर कांग्रेस का भले ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा हो, इसके बावजूद दिल्ली में अरविंद केजरीवाल उनको सीट नहीं देंगे।
तो दोनों राज्यों में ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कोई तालमेल सीटों का किसी तरह का होने वाला नहीं है। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में भी नहीं होने वाला है। ममता बनर्जी कितनी सीटें छोड़ देगी इनके लिए? ममता बनर्जी चाहती है कि वो कम से कम 30-35 सीटें जीत करके लाए, तब जाकर के उनका प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी बनती है। अलग अलग राज्यों में आप देख लीजिए, हिंदी पट्टी के कुल मिलाकर के 8-9 स्टेट हैं जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की डायरेक्ट फाइट होती है, सीधी फाइट होती है। वहां पर जो दूसरे दल हैं, कांग्रेस नहीं चाहेगी कि उनकी एंट्री हो। जिन राज्यों में क्षेत्रीय दलों का दबदबा है, वहां क्षेत्रीय दल नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस की एंट्री हो। तो यह गठबंधन बस फोटो कैप्चरिंग के लिए है, लोगों को भ्रमित करने के लिए है और ये शो करने के लिए है कि भाई अगर आप नरेंद्र मोदी से दुखी हो गए हो और उनको हटाना चाहते हो तो हम सारे इकट्ठा हो गए हैं, अब हमें लाइन लगा करके वोट दे दो और इनको विदा करो और फिर बाद में हम देख लेंगे कि राहुल गांधी को बनाना है, खड़गे को बनाना है या ममता बनर्जी को बनाना है या शरद पवार को बनाना है। ये चाहते हैं ये। तो अब देश की जनता भी कम से कम इतनी मैच्योर तो है, वो ये तो देख रही है कि ये क्यों इकट्ठा हुए हैं और किस तरीके से अंदर खाने एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं और जूते में पैजार हो रही है। जी, जी। तो ये शेख चिल्ली के हसीन सपने हैं जो पूरे होने वाले नहीं है। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मेरे दर्शकों को और मेरे शो के लिए आपने समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।